नमस्कार विद्यार्थियों। जीसी कैंपस जीसी कैंपस के इस यूट्यूब के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जीसी कैंपस जो है उसने ऐप के साथ साथ आपसे ये वादा किया था कि हम 70 दिनों में कोर्स पूरा कराएंगे और उसी रणनीति पर चलते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। एक पेपर है जो कि कई लोगों का सपना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो जो है हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित। हालांकि इतिहास अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना ही है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है अमेरिका का। ठीक है, फिर आरएस और आईएएस दोनों के बारे में पढ़ना। तो अमेरिका की क्रांति अगर हम बात करें तो अमेरिका की क्रांति की अगर तिथि अगर आप बात करेंगे तो 1775 से 1783 है सर। हालांकि 1774 में फिलाडेल्फिया में बैठक होती है, 1775 में भी फिलाडेल्फिया में बैठक होती है और फिर 1776 में बाल्टीमोर नामक स्थान पर बैठक होती है और यहां से एक प्रकार से फाइनल हो जाता है कि अब अमेरिका स्वतंत्र होगा। सेकंड ग्रेड के लिए 100% है राजू भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज पूरा कराना। अरे पूरा कराने के लिए तो आ रहा हूँ स्माइलिंग। आप आओ ज्यादा से ज्यादा संख्या में, देखो मैं पूरा कराऊंगा 100%। क्या क्या पढ़ा दिया? पुनर्जागरण पढ़ा दिया, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा दिया, औद्योगिक क्रांति पढ़ा दी। अब पढ़ा रहा हूं अमेरिका की क्रांति, फिर पढ़ाऊंगा फ्रांस की क्रांति, फिर पढ़ाऊंगा प्रथम विश्व युद्ध, फिर पढ़ाऊंगा रूस की क्रांति और फिर पढ़ाऊंगा द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि सबके काम आए। फर्स्ट ग्रेड की तो काम आएगा, सेकंड ग्रेड में भी काम आए। तो अमेरिका 1775 से 1783 अमेरिका की अगर बात करें तो 50 राज्य हैं साहब यहाँ। यह अगर देखा जाए तो 1785 से 1783 तक दुनिया का पहला सफल लोकतांत्रिक विद्रोह था और इस यहां पर नारा दिया गया था अमेरिका की क्रांति के दौरान, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि हमारा एक प्रतिनिधि आप भेजें, कहां? इंग्लैंड में, और हमारे प्रतिनिधि से पूछे कि हमारे लिए कानून उचित है कि नहीं, फिर वो बताएगा और तब हम उस कानून को मानेंगे। इसी घटना के साथ शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह, सॉरी अमेरिका की क्रांति। 1857 का विद्रोह नहीं है, अमेरिका की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति के दौरान देखें तो ब्रिटेन का ये क्षेत्र था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। बताया मैंने, पुनर्जागरण हो गया है, धर्म सुधार हो गया है, पुनर्जागरण हो गया, धर्म सुधार हो गया है, औद्योगिक क्रांति हो गई है और आज चल रहा है आपका, एक प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका की क्रांति। अब अमेरिका की क्रांति की बात करें तो अमेरिका जो है वो एक प्रकार से गुलाम था ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी थी साहब। ब्रिटेन जो था मातृ देश था। अमेरिका की क्रांति अचानक नहीं हुई है, कई कारण हैं, जैसे सप्तवर्षीय युद्ध है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा है कनाडा पर अधिकार करने के लिए, उस पर भी चर्चा करूंगा। फिर बौद्धिक जागरण है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है थॉमस पेन, और थॉमस पेन की जो पुस्तक है कॉमन सेंस। फिर जॉन लॉक, वोल्टेयर जैसे विचारकों के कारण यहां पर स्वतंत्रता की आवाज आ रही है। फिर ग्रेनविले की कुछ नीतियां आएगी, कौन था ग्रेनविले उस पर बात करेंगे, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, और फिर हम बात करेंगे टाउनशेड के जो टैक्स आए थे। टाउनशेड ने 1767 में कर लगा दिया था और कर लगाने के बाद एक प्रकार से इन करों ने अमेरिका की क्रांति में आग में घी का काम किया था। तो आइए शुरू करते हैं अमेरिका की क्रांति। चलिए साहब, सबसे पहले अगर बात करें तो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे साहब। ये अगर आप देखेंगे तो मैं हाथ से बनाकर आपको बताता हूं, कुछ इस तरीके से है। तो 13 उपनिवेश ये इस तरह से, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका और यहां पर है इंग्लैंड। ठीक है साहब।
अब इंग्लैंड से हमने पढ़ा कि पुनर्जागरण के दौरान नवीन भौगोलिक खोजें हुई साहब, जैसे 1487 में बार्थोलोमा डियाज, सबको नमस्कार, सुनीता जी नमस्कार, अप्रेंटिस को भी नमस्कार, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड, यह है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके का भी मैंने अर्थ आपको समझाया है क्लास में, आप देखिएगा। यह है अमेरिका, यह तो है कनाडा, और यह है यूएसए। अब ये जो अमेरिका है, यहां के मूल निवासियों को कहा जाता था रेड इंडियन। अब ये जो मूल निवासी थे, ये कहलाते थे रेड इंडियन। अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा 1770 तक आते आते 13 उपनिवेश बना लिए। जैसे हम उपनिवेश थे ना, ऐसे ही अमेरिका भी उपनिवेश बना साहब। और देखो जगह का नाम, एक दो मैं नाम बोलूंगा। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, एक आप पढ़ेंगे बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी गई, और यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है, जो कि अमेरिकी इतिहास में एक प्रकार से गेम चेंजर ही हो गया साहब। तो मैसाचुसेट्स, ये रहा बोस्टन, बोस्टन टी पार्टी होगी, टी पार्टी का मतलब है चाय की पेटियां समुद्र में गिरा दी। रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी, डेलवेयर, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। तो 13 उपनिवेश है, 13 उपनिवेश बार बार आएंगे, तो मैंने यहां लिस्ट में आपको बता दिया, हालांकि सारे याद करने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका का नारा था प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा, आराम से आप देखिए सर। तो देखो साहब, अमेरिका की खोज, तो अमेरिका की खोज यहां से चले। इटली का एक नाविक था जिसका नाम था अमेरिगो द वेस्पूची, ये रहा देखो, अमेरिगो द वेस्पूची के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ गया साहब। अमेरिगो द वेस्पूची मतलब अमेरिका का नाम उसके देश के लोगों ने भी नहीं रखा है साहब, इटली का था ये, इसके नाम पर पड़ा। 1492 की अगर बात करूं तो 1492 में कोलंबस आया। देखो पिछली बात जो है ना, आपको पुनर्जागरण में पढ़नी पड़ेगी, कि पुनर्जागरण के दौरान मैं पढ़ा चुका हूं कि कॉन्स्टेंटिनोपल को प्राप्त करने के लिए सरासेनिक और बेंजेटाइन के बीच युद्ध लड़े गए, और जिसके तहत मार्ग बंद हो गए व्यापार के, और नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, और नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज के तहत 1492 में कोलंबस पहुंचा है अमेरिका। नीना पिंटा और सांता मारिया नामक जहाज के माध्यम से, यह भी एक बार पूछ लेता है, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड के टॉपिक करा देना सर, अरे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ही इसलिए, आप निश्चिंत रहो। पूरी तन्मयता के साथ सेकंड ग्रेड में जो जो टॉपिक हैं वो सारे होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी होंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री इसके जस्ट बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी है बेटा, 3 से 4, उसमें भी आ जाना, उसमें भी सारी की सारी पॉइंट्स आपको मिलेंगी। और बोलो पढ़ाऊं? अब देखो, इटली के नाविक अमेरिगो द वेस्पूची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ गया साहब। यहाँ के मूल निवासी जो थे, इन्हें कहा जाता है रेड इंडियन। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती। स्वतंत्रता प्रिय थे साहब अमेरिका के लोग, आज भी अमेरिका को आप देख ही रहे हैं, स्वतंत्रता प्रिय। स्पेन के द्वारा, ध्यान रखना, सबसे पहले 1565 में, स्पेन का है ये। तो पहला प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि स्पेन के द्वारा सबसे पहले 1565 में फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टाइन नामक बस्ती बसाई गई। तो पहली बस्ती, ये भी पूछ लेगा, प्रथम कॉलोनी या प्रथम बस्ती किसकी थी, तो आप कहेंगे स्पेन की थी। कब की बात है? 1565। यानी कि अब अमेरिका है, देखो ऐसे समझो, अमेरिका जो है ना, इस अमेरिका में अलग अलग देशों के लोग हैं, इंग्लैंड के भी लोग हैं, फ्रांस के भी लोग हैं, पुर्तगीज भी हैं, स्पेनिश भी हैं,
जर्मन भी हैं और इंग्लैंड के तो है ही। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आप देखोगे ना तो इंग्लैंड के लोगों की 90% जो जो है अमेरिका के, वो इंग्लैंड से आए थे। बोले साहब इंग्लैंड से क्यों आए थे ये भी समझ लीजिए। तो इंग्लैंड से अमेरिका आने के पीछे रीजन ये था कि यहां पर आजीविका की तलाश के लिए आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यूरोप से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, बस रहे हैं, मैंने कहा अमेरिका में आकर बस रहे हैं, बस्ती बसा ली साहब पहली स्पेन के द्वारा। दूसरी बस्ती अगर देखो तो 1607 तक आते आते जेम्स टाउन में बस्ती है, और दूसरी बस्ती जो जेम्स टाउन में बस्ती है वो किसके द्वारा, प्लीमथ व लंदन कंपनी के द्वारा। अंग्रेज बहुत लेट आए हैं साहब 1607 में, देखो, जबकि 1565 में ही स्पेन आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, अगर 100 जनसंख्या मान रहे हो तो 90 लोग जो हैं वो इंग्लैंड से। ठीक है साहब। अब यहां इंग्लैंड से हैं, तो यहां पर क्या होगा, इंग्लैंड शासन चलाएगा, और इंग्लैंड को दो ही चीज प्रिय है, एक तो उसके राजा रानी, मैंने बताया था, अगर ये वाला हाथ में कट लगाओगे तो राजा रानी निकलेगा, और अगर ये वाले हाथ में कट लगाओगे तो धन निकलेगा। तो अब इंग्लैंड का उपनिवेश था अमेरिका, और अमेरिका का आर्थिक शोषण करेंगे, और अमेरिका कहेगा कि साहब मुझे आपके अंडर में रहने से कोई आपत्ति नहीं है, आप हम पर शासन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा एक प्रतिनिधि भेज दो। तो यहां से अमेरिका की क्रांति शुरुआत हो जाती है। और क्यों आए थे ये मैंने बता दिया। देखो, अब देखो ये भी समझो साहब, हमने कहा 13 उपनिवेश बच गए हैं 1775 तक। 1775 तक अमेरिका में 13 उपनिवेश। अब अमेरिका की टोटल जनसंख्या में देखो 90% तो अंग्रेज है, यानी इंग्लैंड से आए, अभी मैंने आपसे चर्चा करी। और अगर देखा जाए तो 10% जो है डच हैं, जर्मन है, फ्रांसीसी हैं और पुर्तगीज हैं, स्वच्छंद विचारों से हैं। बोले आए क्यों, तो पहला पॉइंट है आजीविका के लिए आए साहब। लोग जाते हैं ना, जैसे आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तो पोस्टिंग दूसरी जगह होगी, बाड़मेर में होगी, जैसलमेर में होगी, तो वहां जगह नई जगह जाओगे। फिर धर्म का प्रचार करने आए, ये जॉर्जिया अलग से समझाऊंगा। धर्म का प्रचार करने के लिए आए। और फिर यूरोप में जो लगातार गृह युद्ध चल रहे थे, मैंने पूरी क्लास समझाई है, उस गृह युद्ध से बचने के लिए लोग यहां पर आ रहे हैं। तो 3 बिंदु याद रखिएगा। वैसे मैंने याद रखा है 3G। जी का मतलब है यहां पर गोल्ड, जी का मतलब है यहां पर गॉड, और जी का मतलब है यहां पर गुड्स। बस ये इस फॉर्मूले से याद कर लीजिए कि यूरोप से लोग अमेरिका क्यों आ रहे हैं भाई। बोले 3G के लिए आ रहे हैं। बोले 3G क्या है, थर्ड जनरेशन, ना 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 ना, व्यापार करने आ रहे हैं। तो व्यापार के एवज में क्या लेंगे, सोना लेंगे। और वस्तुएं, तो वस्तुओं को अंग्रेजी में कहेंगे गुड्स। और फिर धर्म का प्रचार करने के लिए भी आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा परिचय। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी क्रांति के मुख्य कारण। तो अमेरिकी की क्रांति के मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं, तो अमेरिकी क्रांति का सबसे पहला कारण अगर आप देखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सप्तवर्षीय युद्ध। हेडिंग डाल लीजिए सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध में आपको विस्तार से समझाता हूं क्या था। देखो साहब, पहला कारण, अब मैं लिख के समझा रहा हूं आपको। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध जो था 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा गया साहब। और प्रथम वर्ष विश्व युद्ध की पूर्व तैयारी कह सकते हो साहब। और यूरोप में लड़ा गया, अमेरिका में लड़ा गया और भारत में लड़ा गया। पहला सवाल, लोग कहते हैं साहब अमेरिका में लड़ा गया, गड़बड़ है साहब। अब पढ़ाई शुरू हो गई है, मैसेज वैसेज अगर कोई डाउट हो, हालांकि मैं पूरा प्रयास करूंगा डाउट ना हो, इधर देखो साहब।
पहली चीज, पहला कारण है कॉजेज के रूप में अगर देखें तो 7 ईयर्स वॉर। बोले 7 ईयर वॉर जो है 3 महाद्वीपों में लड़ा गया साहब। बोले कहां कहां लड़ा गया? बोले साहब यूरोप में लड़ा गया। बोले वेरी गुड। बोले अमेरिका में लड़ा गया। और तो बोले साहब और भारत में लड़ा गया। बोले सर ये युद्ध हुआ किस किस के बीच? देखो साहब, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया है, ये लड़ा गया है इंग्लैंड व फ्रांस के बीच। अब समझना, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के बीच लड़ा जा रहा है। तो इंग्लैंड कहां पर है? यूरोप में। फ्रांस कहां है? यूरोप में। तो पहला तो कहां हो गया साहब? यूरोप में। आप लोग शहर में रह रहे हो, मान लो आपके ताऊ जी या आपके चाचा जी के बच्चों से आपकी लड़ाई हो रही है, या मान लीजिए आपके पापा जी की और आपके ताऊ जी की गांव में लड़ाई हो रही है, तो वो तो हो गया यूरोप। आप यहां रह रहे हो, वहां से बाहर निकलकर, तो वो हो गया यूएसए। देखो किसके लिए लड़ा गया है? लिखा हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, और कनाडा को प्राप्त करने के लिए लड़ा गया। तो पहला तो कहां है? यूरोप। दूसरा लड़ा गया अमेरिका में, भाई बताया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तीसरा भारत में लड़ा। बोले साहब भारत में कैसे लड़ा गया? बोले भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक वॉर कहते हैं साहब इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो युद्ध लड़ा गया है उसे कहते हैं कर्नाटक युद्ध, और इस कर्नाटक युद्ध को कहेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। चंदा साहिब, डुप्ले, ये सारी चीजें आएंगी, और लास्ट में फिर आगे चलकर देखेंगे तो इसका अंत होगा। तो पहली चीज, सप्तवर्षीय युद्ध पहला कारण है। इसमें ब्रिटेन के साथ अगर देखेंगे ना, तो आपको एक देश या एक एरिया दिखेगा जिसे प्रशा कहा जाएगा, और ये प्रशा ही आगे चलकर जर्मनी के रूप में जाना जाएगा। फिर फ्रांस के साथ, तो फ्रांस के साथ अगर देखेंगे ना, तो और डीप में अगर जाएंगे तो फ्रांस के साथ एक तो सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया, और एक सपोर्ट कर रहा था रूस। सप्तवर्षीय वर्चस्व की लड़ाई थी साहब, इसलिए इसे फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में, अब सुनो आगे, इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हो गई। अब थोड़ा सा इसको स्लाइड को छोटा करता हूं। ये देखो सर, समझना आप। अब इस युद्ध में ये है यूएसए और ये है कनाडा। तो कनाडा पर अधिकार करने के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं साहब, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है। अब इंग्लैंड ने कनाडा पर अधिकार कर लिया, यानी कि इंग्लैंड जीत गया साहब। और कनाडा पर अधिकार करने के बाद इस पूरे महाद्वीप में एक प्रकार से देखोगे तो इंग्लैंड को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। तो सर्वे सर्वा हो गए साहब। इधर फ्रांस निकल गया, फ्रांस अंदर ही अंदर जल रहा है। जब तक यहां पर फ्रांस मौजूद था उस इलाके में, तब तक अमेरिका के जो उपनिवेश थे, अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन की सुरक्षा की जरूरत महसूस नहीं थी साहब। लेकिन फ्रांस के हंसते ही उपनिवेश निडर हो गए। अब युद्ध जो लड़ा गया तो युद्ध में जीत तो हो जाती है, जीतने के बाद का मतलब नहीं है साहब, युद्ध में हानि दोनों पक्षों की होती है साहब। अब इस युद्ध में ब्रिटेन को भारी कर्ज हो गया साहब। युद्ध तो जीत गया, तो ब्रिटेन की संसद ने तर्क दिया, ब्रिटेन की संसद ने तर्क दिया कि बोले साहब ऐसा है, हमने ये युद्ध जो है सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिका की रक्षा के लिए लड़ा है। हमने ये सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिका की रक्षा के लिए लड़ा है, और इसका खर्चा भी अमेरिका ही देंगे। बस अब ये सप्तवर्षीय युद्ध आगे चल रहा है। बोले साहब अमेरिका ही खर्चा देगा, तो अमेरिका ने कहा थोड़े ना था। ठीक है। एक और चीज बता दूं, तो ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, इस सप्तवर्षीय युद्ध का अंत जो है यूरोप में पेरिस की संधि से हुआ। अंत यूरोप में पेरिस की संधि से हुआ है।
1763 में। और भारत में जो इस युद्ध का अंत हुआ है ना, वो वांडीवाश के युद्ध से हुआ है 1760 में। ठीक है। तो भारत में इस युद्ध का अंत जो हुआ है, भारत में अंत, तो भारत में अंत जो हुआ है, ये हुआ है वांडीवाश के युद्ध में। और वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया 1760 में। प्रश्न आए कैसा भी आए, ध्यान रख लेंगे। अब फ्रांस तो हार गया, लेकिन फ्रांस की हार ने एक प्रकार से अमेरिका को आजाद कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि यदि फ्रांस हारता नहीं तो शायद अमेरिकी कभी ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फ्रांस के खतरे के हटते ही अमेरिका को लगा कि अब उन्हें ब्रिटिश सेना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहा जाता है कि इस युद्ध ने ब्रिटेन को विजेता तो बनाया, लेकिन कंगाल भी कर दिया। और यही कंगाली अमेरिकी क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण बनी। ध्यान रखना, यही कंगाली अमेरिकी क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण बनी। तो आइए अगले कारण की ओर चलते हैं। अब शुरुआत होगी आर्थिक शोषण की। देखो, सप्तवर्षीय युद्ध, भारी आर्थिक हानि हुई साहब। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले। ग्रेनविले नई नीति लाते हैं। बोले नई नीति लाने के बाद तहत कहते हैं कि अमेरिका पर नए कर लगाएंगे। बोले नए कर क्यों लगाएंगे? बोले नए कर इसलिए लगाएंगे कि हमारा हमारा उपनिवेश है साहब अमेरिका, और हमने उसकी रक्षा के लिए ऐसा काम किया, युद्ध किया, तो उसका दायित्व है कि वो हमें टैक्स दे। मतलब घुमा रहे हैं साहब गोल गोल। ठीक है। आइए अब क्या क्या टैक्स लगाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक शोषण में। पहला टैक्स है जिसे कहते हैं शुगर एक्ट। 1764 में इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका पर एक टैक्स लागू किया गया जिसे कहते हैं मॉलिसेस एक्ट, जिसे कहते हैं शुगर एक्ट। ठीक है। क्या उद्देश्य था? देखो, प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविले के द्वारा लगाया गया। उद्देश्य क्या था? तो अमेरिका से राजस्व प्राप्त करना, रेवेन्यू प्राप्त करना। बोले रेवेन्यू क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं? बोले साहब युद्ध हुआ था, युद्ध में नुकसान हो गया साहब। अब क्या किया कि विदेशी शुगर जो है, मोलेसिस जिसको कहेंगे, देखो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने कहा कि जो शुगर है वो अमेरिका में केवल और केवल इंग्लैंड से आएगा। बोले शुगर कहां से आएगा? वो केवल इंग्लैंड से आएगा। बोले इसका क्या मतलब हुआ सर? ठीक है भाई, शुगर शराब बन रही है साहब, शोरा है, रम बन रही है साहब। तो इंग्लैंड ने कहा कि आप शुगर केवल हमसे ही लोगे। अब अगर आपको कहा जाए कि केवल हिस्ट्री मेरे से ही पढ़नी है और कोई नहीं पढ़ाएगा, तो मैं मेरी मोनोपोली करूंगा, मनमानी दाम लूंगा। तो इंग्लैंड ने कहा भाई शुगर हमसे ही खरीदना है, तो इन्होंने दाम फिक्स कर दिए, रेट फिक्स किए और रेट बढ़ा भी दिए, इंक्रीज भी कर दिया साहब। इधर जो ये अमेरिका के व्यापारी थे ना, इन व्यापारियों को दूसरे व्यापारियों से सस्ता मिल रहा था शुगर। अब मान लो आपको कोई चीज, हमारा कोर्स मान लो 20,000 का है, और कोई आपको कह रहा है कि साहब मनोज सर का कोर्स तो मैं 200 रुपए में ही दिलवा दूंगा, आजकल बहुत सारी ठगी चल रही है ऑनलाइन, ध्यान रखना उस। तो आप कहेंगे यार 20,000 का मामला 200 रुपए में मिल रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। क्यों? पैसा चाहिए। तो ये जो आप गलत तरीके से जो चीज ले रहे हैं ना, इसको कहेंगे एक प्रकार से तस्करी। इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका पर एक नया कानून लागू किया गया जिसे कहा गया शुगर एक्ट। शुगर एक्ट में कहा गया कि अब अमेरिका इंग्लैंड से ही शुगर खरीदेगा और किसी अन्य देश से वो शुगर का आयात नहीं कर सकता। इसके अलावा अमेरिका में शराब, रेशम और कॉफी जैसी विलासिता की जो वस्तुएं थी उन पर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स कौन ले रहा है? इंग्लैंड। समझते जाना भाई, धीरे धीरे चलेगा, समझते हुए चलोगे समझ में आएगा, अदरवाइज आप सोचोगे फटाफट कर ले, पॉसिबल नहीं। और अमेरिका में फिर
विद्रोह की शुरुआत होगी। विद्रोह से पहले देखो, अब अगर आपको सामान सस्ती दर पे मिलेगा, पता है कि साहब दूध वहां पर 16 रुपए 17 रुपए की जगह 10 रुपए मिल रहा है, तो लोग वहां जाए, तो तस्करी होगी साहब। ठीक है। और तस्करी को अंग्रेजी में कहते हैं स्मगलिंग। तो ध्यान रखना यहां पर, तस्करी को रोकने के लिए, अर्थात स्मगलिंग को रोकने के लिए एक प्रकार से खोजी वारंट जारी किए जाएंगे अमेरिका में। ये भी पूछता है, अमेरिका में खोजी वारंट जारी किए गए, किसको रोकने के लिए? बोले तस्करी को रोकने के लिए। बोले तस्करी किसकी हो रही थी? तो बोले साहब शुगर की हो रही थी। बोले शुगर की क्यों हो रही थी? क्योंकि इंग्लैंड ने अमेरिका में एक कानून लागू कर दिया था जिसका नाम था शुगर एक्ट, और शुगर एक्ट में यह कहा गया था कि शुगर केवल इंग्लैंड से आएगा, और कहीं से लाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो फिर इसकी तस्करी होने लगी। तब खोजी वारंट, रिट्स ऑफ असिस्टेंट लिखा है, यह भी पूछता है, रिट्स ऑफ असिस्टेंस ये जारी किए गए साहब। तो ये बोले साहब, रिट्स ऑफ असिस्टेंट क्या है? ये एक प्रकार का सामान्य तलाशी वारंट था, समझना इसको। सामान्य तलाशी वारंट हिंदी में पूछेगा, मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो इसी तरह के शब्दों से लेकर आऊंगा, ध्यान रखना साहब। सामान्य तलाशी वारंट था। उद्देश्य क्या था? तो इस रिट ऑफ असिस्टेंट का उद्देश्य था अमेरिका में जो तस्करी हो रही है, इस तस्करी को रोकना। अब घर की तलाशी साहब, घर में सामान है कि नहीं? अधिकारियों को यह अधिकार मिल गया था रिट्स ऑफ असिस्टेंट के तहत, वो बिना किसी ठोस सबूत के या विशेष किसी वारंट के किसी के भी घर में घुस सकते हैं अमेरिका में, किसी के भी दुकान में घुस सकते हैं, किसी की जहाज की तलाशी ले सकते थे, ताकि चोरी का माल पकड़ा जाए, क्योंकि स्मगलिंग हो रही है। अरे पूनम जी, 1764, आप निश्चिंत रहिए फैक्ट को लेकर। 1764, 1733 में तो सुगबुगाहट ही नहीं है ना अमेरिकी क्रांति की। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत तो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद से, अगर देखें तो मैंने इतनी देर आपको सप्तवर्षीय युद्ध पढ़ाया, 1756 से 1763, ठीक कर लीजिए, कोई बात। अब देखो साहब, हमने कहा रिट्स ऑफ असिस्टेंट के तहत किसी भी घर में जा सकते थे अमेरिकी की, किसी की दुकान में जा सकते थे, किसी की जहाज में जा सकते थे। एक अमेरिकी वकील थे साहब जिसका नाम था जेम्स ओटिस, याद रखना साहब नाम, जेम्स ओटिस। बोले ये जो आप, वापस नाम लिख रहा हूं, जेम्स ओटिस, पढ़ लो अच्छी तरह, सबको याद होना चाहिए, क्या नाम है? जेम्स ओटिस। इन्होंने कहा था, वकील थे साहब, बोले घरों में घुसना, दुकानों में घुसना, जहाज में घुसना, ये तो एक प्रकार का प्राकृतिक अधिकारों का हनन है। आप जिस घर में रहते हो ना, वो घर उस व्यक्ति का किला है, वो उसमें कैसे घुस सकता है? तो जेम्स ओटिस ने इसे, यानी कि रिट्स ऑफ असिस्टेंट को अधिकारों का प्राकृतिक अधिकारों का हनन बताया, और इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था, ध्यान रखना, आगे चलकर आएगा, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं साहब। ये तो हुआ शुगर एक्ट। अब हम बात करते हैं, सन के हिसाब से चलते हैं, तो सन के हिसाब से चलते हैं, तो एक हम कानून की बात कर लेते हैं, करेंसी एक्ट। इसको भी समझिए। चले आगे, उतारते जाओ उतारते जाओ। देखो भाई, करेंसी एक्ट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। 1764 में यह कानून आ रहा है जिसे करेंसी एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। इस करेंसी एक्ट का मतलब यह हुआ कि अमेरिकी उपनिवेश जो थे, यानी अमेरिका जो था, ये क्या कर रहा है? कागज के नोट छाप रहा है साहब, यानी स्वयं की मुद्रा की कमी हो गई, तो इसलिए स्वयं के कागज के नोट
छापने लग गया ये अमेरिका। ठीक है भाई। ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित किया और उस कानून के तहत कहा गया कि जो करेंसी एक्ट है इसके तहत अमेरिका जो है ये स्वयं की मुद्रा नहीं छाप सकता, स्वयं की करेंसी या मुद्रा नहीं छाप सकता। कौन से कानून में कहा गया? करेंसी एक्ट। और कहा गया कि अब आपने जो अमेरिका ने बोले साहब हम मुद्रा नहीं छाप सकते, तो अब तक तो लेन देन हमारी मुद्रा में चल रहा था, तो बोले ये क्या होगा? बोले आगे से जो भी लेन देन होगा वो दो रास्तों से होगा, एक ब्रिटिश पाउंड, ध्यान रखना, और एक जो लेन देन होगा वो होगा सोना व चांदी के माध्यम। मतलब अमेरिका की जो करेंसी है ना डॉलर, वो नहीं चलेगी साहब। अमेरिका के व्यापारियों ने कहा साहब हमने पैसा दे रखा है, पैसा लेना है, पाउंड में अगर लेंगे तो दिक्कत होगी। माने ही नहीं साहब, माने नहीं। तो अमेरिका में इंग्लैंड की मुद्रा का प्रचलन हो गया और अमेरिका में हुंडी पर भी रोक लगा दी। बिल ऑफ क्रेडिट, मतलब हुंडी का मतलब ऐसे समझिए कि आपका एक प्रकार से विश्वास, एक कागज का टुकड़ा, यानी आपने किसी व्यक्ति को एक कागज के टुकड़े पर लिख के दिया इतना अमाउंट, तो वो व्यापारी होगा और वो व्यापारी आप पर विश्वास करेगा, उस कागज के टुकड़े को ही क्या कहेंगे? हुंडी। तो करेंसी एक्ट आ गया। आप सोचो हमारे भारत में सन 2016 में नोटबंदी हुई थी साहब, 500 और 1000 के नोट रातों रात बंद कर दिए, क्या स्थिति हो गई थी? और वो अमेरिका में क्या हुआ होगा सोचिए। तो ये आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर दिमाग लगाइए कि वहां के लोग परेशान हो गए और लोगों ने एक प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो एक तो हो गया कौन सा एक्ट? एक हो गया शुगर एक्ट, एक हो गया करेंसी एक्ट, और एक अगर हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं अगले एक्ट की, जिसका नाम है स्टाम्प एक्ट। आ जाइए सर। अब 1765 में स्टाम्प एक्ट आता है साहब। इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये ग्रेनविले होते हैं। अब ग्रेनविले ने क्या किया? अमेरिका पर एक प्रकार से पहला प्रत्यक्ष कर लगाया, डायरेक्ट टैक्स। देखो, शुगर एक्ट, शुगर एक्ट तो टैक्स नहीं, एक तरह से क्या है भाई, आपको शुगर ही नहीं खरीदनी है इंग्लैंड के अलावा और कहीं से। ठीक है भाई। फिर एक आया करेंसी एक्ट, मुद्रा ही बदल गई साहब। और फिर तीसरा अगर हम बात करें तो स्टाम्प एक्ट। आपसे पूछेगा साहब अमेरिका पर इंग्लैंड के द्वारा लगाया गया पहला प्रत्यक्ष कर कौन सा था? तो आप बताएंगे डायरेक्ट टैक्स था। कौन सा? स्टाम्प एक्ट। और इसके तहत सभी कानूनी दस्तावेजों, इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत सभी कानूनी दस्तावेजों, मान लो रजिस्ट्री वगैरह कराते हो, दस्तावेज बनाते हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर दस्तावेजों के साथ न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार के बाद बात करें तो विज्ञापन, ताश के पत्ते, पंचांग, इन सब पर टैक्स लगा दिया गया साहब। डायरेक्ट टैक्स है, देख लो साहब। बोले क्यों लगाया गया? बोले उद्देश्य क्या था कि सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान अमेरिका में तैनात ब्रिटिश सैनिकों पर जो खर्चा हुआ वो निकालना। और इस स्टाम्प एक्ट, देखो दोनों शब्द लिखा है, अब भाषा शैली आए तो ध्यान रखना, न्यायिक व गैर न्यायिक, सभी न्यायिक व गैर न्यायिक कार्यों पर 2 से लेकर 6 पेंस तक का स्टाम्प अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश संसद कर लगाने वाले, इस कर का विरोध हो रहा है साहब, और कर का विरोध करने के साथ साथ एक नारा आ रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का नारा कौन सा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो
टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। किसने दिया? जेम्स ओटिस ने। न्यूयॉर्क में पैट्रिक हेनरी है, सैमुअल एडम्स है, लेकिन ध्यान रखना आंसर यही होगा। क्या होगा? जेम्स ओटिस। और जेम्स ओटिस ने ही सबसे पहले विरोध किया था, वही जेम्स ओटिस। इस दौरान पैट्रिक हेनरी और सैमुअल एडम्स के द्वारा भी यही बात कही गई। हालांकि कौन सी बात कही गई? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बदले में क्या हुआ? स्टाम्प एक्ट के कारण अमेरिका में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई छोटी मोटी, और ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया गया। और आपको बताऊं, ब्रिटिशर्स के इस कानून का इतना विरोध हुआ कि 1766 तक आते आते, ध्यान रखना ये भी, 1766 में स्टाम्प एक्ट को वापस ले लिया गया। तो शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट और स्टाम्प एक्ट 1766 में समाप्त। ठीक है सर। अब ये जो स्टाम्प एक्ट आया है, इसने अमेरिका के लोगों को एक कर दिया साहब। और अमेरिका में एक, ध्यान रखना, स्थापना हो रही है सन्स ऑफ लिबर्टी। लिख देता हूं, देखो, स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्रियां। यहां लिखता हूं मैं, सन्स ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता के पुत्र व स्वतंत्रता की पुत्रियां, स्टाम्प एक्ट के विरोध में इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना जो हुई है, 1765 में स्थापना हुई है। ये भी याद रख लेना, स्टाम्प एक्ट जब आया तभी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स मेन सूत्रधार। संस्थापक के रूप में अगर आप नाम देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, सैमुअल एडम्स। फिर इनका नारा क्या था? इनका नारा था स्वतंत्रता या मृत्यु, लिबर्टी या डेथ। अरे वो पुराना मॉलिसेज है। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। वो पुराना मॉलिसेज है, अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। अभी आप 1764 वाला याद रखिए, सही है। 1733 वाला वो पुराना वाला है, तो पुराने वाले को नहीं पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, 1756 के बाद। ठीक है ना? हाँ, दोनों अलग अलग, घबरा मत। देखो, सन्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के पुत्र। तो इसकी स्थापना हो रही है 1765 में। ठीक है, सूत्रधार कौन है? सैमुअल एडम्स हैं। ठीक है, आगे चले। इनका नारा क्या था? तो नारा क्या था? लिबर्टी और डेथ। ये नया नारा लो साहब, स्वतंत्रता या मृत्यु। अब क्या हो गया कि लोगों ने देखा कि साहब, हमें तो डराया धमकाया जा रहा है। तो लोग डरने की बजाय, अमेरिका के लोग एकजुट होते हैं, और एकजुट होने के बाद आंदोलन के लिए आगे जुड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पुत्र। और नारा मैंने आपको बता दिया है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यही पढ़ के जाइएगा। आगे चलते हैं साहब। अब बात करते हैं अगले कारण की। तो स्टाम्प एक्ट के बाद हम बात करते हैं, एक है क्वार्टरिंग एक्ट। ये देखो साहब, और वापस देखो, ये जो स्टाम्प एक्ट है ना, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्रेनविले। ये लिखा था मैंने अभी। और यहाँ पे एक चीज और समझा दूं कि स्टाम्प एक्ट को समाप्त किया गया है 1766 में, जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था। और समाप्त करने के लिए डिक्लेरेटरी एक्ट लाया गया। तो ये कानून जो आया है, ये डिक्लेरेटरी एक्ट जो है, ये स्टाम्प एक्ट को समाप्त करने के लिए, अभी जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पर लिखा है। और इस स्टाम्प एक्ट के कारण इंग्लैंड में ग्रेनविले की सरकार गिर गई थी। याद रखना, ग्रेनविले की सरकार किस कानून के कारण गिर गई थी?
तो स्टाम्प एक्ट के कारण ही ग्रेनविले की सरकार गिर गई थी, यानी इस्तीफा देना पड़ा, लिखा हुआ है शायद। अब देखो, एक और चीज जो आपसे समझने की आकांक्षा रखता है साहब, समझना चाहिए आप। बोले क्या? स्टाम्प एक्ट लगाया साहब, 2 पेंस से लेकर 6 पेंस। पौंड जो है, पौंड की एक इकाई है पेंस, जैसे रुपया, रुपया की इकाई होती है पैसा। तो ऐसे ही पौंड की इकाई थी पेंस। लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां नामक संगठन बन रहे। अब एक कानून लाया गया सरकार के द्वारा, जिसे कहते हैं डिक्लेटरी एक्ट। इसमें क्या कह रहे हैं देखो, इसमें कह रहे हैं कि ग्रेनविले की सरकार चली गई, बोले साहब ठीक है हम हटा रहे हैं। सरकार में आए हैं नई रॉकिंघम, नई सरकार बनाई है रॉकिंघम ने, और स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया। लेकिन कहा है साथ साथ रॉकिंघम ने कि आप ये मत समझना कि अगर हमने स्टाम्प एक्ट को समाप्त कर दिया है तो भी हमारे पास इस कानून के माध्यम से, डिक्लेटरी एक्ट के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के पास पावर है कि हम अमेरिका पर टैक्स लगा सकते हैं। कौन सा? डिक्लेटरी एक्ट। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम क्वार्टरिंग एक्ट की। क्वार्टरिंग एक्ट। अब इंग्लैंड कहां? हजारों मील दूर। उपनिवेश कहां? अमेरिका में। अब ये जो अमेरिका में जो उपनिवेश बनाया है इंग्लैंड ने, तो यहां पर इंग्लैंड की सेना रहेगी साहब। तो इंग्लैंड, मैं ऐसे समझाता हूं, देखो, एक अगला आया है जिसे कहते हैं क्वार्टरिंग एक्ट। ऐसे समझिए आप, मैप ज्यादा हो जाएंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। क्वार्टरिंग एक्ट, देखो, ये क्वार्टरिंग एक्ट आया है 1765 में। इस क्वार्टरिंग एक्ट में कहा गया है कि इंग्लैंड की सेना, इंग्लैंड की सेना जो है अमेरिका में रहेगी। और ये जो सेना है, इसकी सेना का जो खर्च है ना, ये देंगे अमेरिका वाले, यूएसए वाले। और इसी कानून को नाम दिया गया है क्या? क्वार्टरिंग एक्ट। पिक्चर क्लियर? किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के या सुझाव के लिए कॉल करें हमें, 94 131 66656। इस पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, देखो विश्व इतिहास है, धैर्य रखना पड़ेगा। मॉडर्न मॉडर्न हो तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है। समझ में आ गया? वापस देखो, क्वार्टरिंग एक्ट में कहा गया है कि इंग्लैंड की सेना अब अमेरिका में रहेगी। उनके लिए बंकर बनेंगे, उनके लिए अस्त्र शस्त्र आएंगे, उनके लिए वर्दी आएगी। पहली बात तो रखना है आपको। और रखने के बाद उस सेना का खर्चा सारा का सारा कौन चुकाएगा? बोले अमेरिका के लोग चुकाएंगे। जनरल गेंज के नेतृत्व में सेना रखी जाती। याद रखना, क्वार्टरिंग एक्ट। अब बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो आपको न चाहते हुए भी याद रखना है, टाउनशेड की कर योजना। देखो साहब, ग्रेनविले, ग्रेनविले के बाद रॉकिंघम, रॉकिंघम के बाद विलियम पिट, इंग्लैंड में सरकार बनाते हैं विलियम पिट। देखो साहब, तो इंग्लैंड में सरकार बनाई, प्राइम मिनिस्टर बन गए विलियम पिट। और विलियम पिट जब सरकार में हैं, विलियम पिट को द एल्डर के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगर बाई चांस वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और वहां सवाल आ जाए, तो विलियम पिट के नेतृत्व में नई सरकार बनाई साहब। ये नई सरकार बन गई इंग्लैंड में। अमेरिका में तो अभी मैं प्रशासन समझाऊंगा, ये राजनीति व्यवस्था क्या थी, तो आप लोगों यार ये तो बेवकूफ बना रहे थे। कौन बेवकूफ बना रहे थे? इंग्लैंड वाले। देखो, इंग्लैंड में सरकार बनी है विलियम पिट की, यानी प्राइम मिनिस्टर हो गए साहब। इन्हें द एल्डर भी कहा जाता है। अब चार्ल्स टाउनशेंड जो थे, राजकोष के चांसलर बन गए। तो इनके काल में राजकोष, राजकोष रेवेन्यू
के चांसलर जो हैं उस पद पर आए। इनका नाम था चार्ल्स टाउनशेंड, जिसे अधिकतर किताबों में फाइनेंस मिनिस्टर लिख दिया गया है। ठीक है, एक्सचेकर ऑफ चांसलर थे साहब। इन्होंने क्या कहा चार्ल्स टाउनशेंड ने, सुनिएगा। चार्ल्स टाउनशेंड कह रहे हैं कि हमने अमेरिका पर आंतरिक कर लगाए, डायरेक्ट टैक्स लगाए। अब हम बाहरी कर लगाएंगे। तो ध्यान रखना, चार्ल्स टाउनशेंड के द्वारा अमेरिका पर बाहरी टैक्स लगाया गया। मैंने डायरेक्ट की भी बात कर ली है, और अब इधर मैं बाहरी कर की बात कर रहा हूं। तो बाहरी कर, क्योंकि आंतरिक कर जो था डायरेक्ट टैक्स था, और डायरेक्ट टैक्स पर अमेरिका वाले विरोध कर रहे हैं। तो बोले अच्छा यार, डायरेक्ट टैक्स पर विरोध कर रहे हैं, तो चार्ल्स टाउनशेंड ने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि बाहरी टैक्स लगाते हैं। और ये बाहरी टैक्स जो है ना, ये ध्यान रखना इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, देखना आप सवाल मिलेंगे एग्जाम में, लोग रट के जाएंगे, जाने दो। बोले क्या हुआ साहब इसमें? तो देखो साहब, इसमें कहा गया कि अमेरिका में बाहर से आने वाली 5 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। अमेरिका में बाहर से आने वाली 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगेगा, 5 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो कौन सा टैक्स हो गया भैया? वो देख लेना, बाहरी टैक्स है। अब बोले 5 चीजें कौन कौन सी थी? चाय, टी, शीशा, शीशा ग्लास, कागज पेपर, धातु मेटल, और पेंट रंग। देखो, डेली यूज की चीजें हैं साहब, लगभग सब प्रयोग में लेते हैं। अब सब प्रयोग में लेते हैं तो क्या होगा? तो अमेरिका के लोग नाराज होंगे। तो बोले साहब, ये तो समझ में आ गई। अब देखो, सब ये पढ़ कर जाएंगे 5 चीजें, आपको भी 5 चीजें पढ़नी तो है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा और बताता हूं। देखो, ये देखो, अब ये जो टैक्स लग रहा है, इस टैक्स से जो इनकम होगी, इस टैक्स से जो इनकम होगी, उसका उपयोग क्या करेंगे साहब? देखो, इस टैक्स से जो इनकम होगी, उसका उपयोग इंग्लैंड, अमेरिका में तैनात अमेरिका में तैनात ब्रिटिश गवर्नर और न्यायाधीशों के वेतन के लिए करेंगे। ब्रिटिश गवर्नर व वहां जो जज हैं, न्यायाधीशों के वेतन के लिए किया जाएगा। ध्यान रखना पे, वापस बोलता हूं। हमने देखा कि आर्थिक शोषण का एक नया चक्र शुरू हो रहा है। ग्रेनविले, ग्रेनविले के बाद रॉकिंघम, रॉकिंघम के बाद विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। विलियम पिट कहते हैं कि साहब कुछ नया लाओ। तो विलियम पिट के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, वो थे चार्ल्स टाउनशेंड। चार्ल्स टाउनशेंड कहते हैं यार, अब तक तो हमने डायरेक्ट टैक्स लगाया है और आंतरिक में लगाया, बाहरी टैक्स लगा के देखते हैं, पैसा ही तो लेना है, अपना काम क्या है। बोले ठीक है साहब। बोले क्या करें? तो बोले 5 चीजों पर टैक्स लगा दो। बोले कौन कौन सी टैक्स? मतलब स्टाम्प ड्यूटी, सीमा शुल्क। बोले चाय पर लगा दो, बोले शीशे पर लगा दो, बोले कागज पे लगा दो, धातु पर लगा दो, और रंग पर लगा दो। अब यहां पर जैसे ही ये शुरू हुआ, तो अमेरिका में लोग टैक्स नहीं देंगे, टैक्स चोरी होगी। तो टैक्स चोरी के लिए भी रिस्ट ऑफ असिस्टेंस आएगा। तो टैक्स चोरी जो हो रही है, उसके लिए अगर आप देखेंगे
तो वापस वही चीज, रिट्स ऑफ असिस्टेंट, खोजी वारंट, जो अभी मैंने बताया था, किसी के घर में घुस जाओ, किसी को ऑफिस में घुस जाओ, किसी के जहाज में घुस जाओ। जेम्स ऑटिस ने कहा ना, गलत गलत बात। और जेम्स ऑटिस जो थे, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नारा दिया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। अमेरिका में टाउनशेड के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है साहब। क्या प्रतिक्रिया होगी साहब? तो पहले तो एक चीज देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन डिकिंसन। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, ये थे जॉन डिकिंसन। लेटर्स फ्रॉम ए फार्मर इन पेनिनसुल्वेनिया, इनकी एक बुक है, अंग्रेजी में है भाई, ठीक है? तो याद रखना, फ्रॉम ए फार्मर, फार्मर यानी किसान, इन पेंसिल्वेनिया, इन पेनसिल्वेनिया, ठीक है? PENNSYLVANIA, पेनिनसिल्वेनिया, याद रखना, दो बार बोल दिया है। किसमें विरोध हुआ है टाउनशेड की कर योजना का? तो एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम अगर आप देखेंगे तो लेटर्स फ्रॉम ए फार्मर, चिट्ठी किसानों की ओर से, पेंसिल्वेनिया के किसानों की चिट्ठी है, जो कि बुक है। और ये बुक लिखी किसने है? जॉन डिकिंसन ने। अमेरिका में फिर से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, और तनाव इतना बढ़ गया कि आगे चलकर आप देखेंगे कि एक बोस्टन मैस्केयर हो जाएगा, बोस्टन नरसंहार की स्थिति देखने को मिलेगी। तो एक ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। इसके बाद अगर हम बात करें, तो अब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए, दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था। तो मैं थोड़ी सी राजनीतिक व्यवस्था समझा दूं शॉर्ट में, कि एक तो होती थी कार्यपालिका, जिसका प्रमुख होता था गवर्नर, कल समझाऊंगा मैं। एक होती थी अपर हाउस, और एक होती थी लोअर हाउस। वापस देख लो, यहां तक थोड़ा सा अमेरिका में प्रॉब्लम आती है, फ्रांस में नहीं। कहानी जैसी है वहां भी, यहां थोड़ा सा आप शुरू किया है, तो वापस से रिवाइज करा देता हूं। अमेरिका की क्रांति, विश्व का पहला प्रजातंत्र, 1775 से लेकर 1783 तक चल रहा है साहब। इसमें अगर हम बात करें, तो 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेशों में कुछ उपनिवेशों के नाम मैंने बोले हैं, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी। अमेरिका की खोज 1492 में की, इस पर हमने चर्चा करी। और इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नाम पड़ गया अमेरिका। 1565 में सबसे पहले स्पेन, और 1607 में आया इंग्लैंड, और 1775 तक 13 उपनिवेशिक बस्ती बस चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है अंग्रेज हैं। फिर अगर कारण की बात करें, तो सबसे पहला कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, विस्तार से मैंने बढ़ाया है, 1756 से लेकर 1763 तक 3 महाद्वीपों में हुआ है, यूरोप में, अमेरिका में और भारत में। इसका भी मैंने आपको डिटेल समझाया। फिर ग्रेनविली की नीति आ गई, और ग्रेनविले ने एक कानून लागू किया है, शुगर एक्ट, मॉलिसेज एक्ट, जिसमें कहा गया कि शुगर केवल इंग्लैंड से आएगा साहब। इसके बाद अगर देखें, तो हमने देखा करेंसी एक्ट, करेंसी पर रोक लगा दी गई अमेरिका की, और केवल इंग्लैंड की करेंसी ही प्रचलन में होगी, जनता को दिक्कत हो रही। फिर स्टाम्प एक्ट, और इस स्टाम्प एक्ट के कारण तो सरकार ही गिर गई साहब। एक नारा है, प्रतिनिधित्व नहीं कर नहीं, जेम्स ऑटिस के द्वारा, इस पर भी मैंने आपसे चर्चा करी। एक संगठन बना है, सन्स ऑफ लिबर्टी। और क्वार्टरिंग एक्ट, और फिर स्टाम्प एक्ट की समाप्ति के लिए डिक्लेरेटरी एक्ट, कि डिक्लेरेशन कर दिया, हाँ ठीक है, हम स्टाम्प एक्ट वापस ले रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश संसद के पास पावर है कि अमेरिका के खिलाफ कानून बनाए, क्योंकि अमेरिका हमारा क्या है? तो अमेरिका हमारा एक प्रकार से उपनिवेश। इसके बाद अगर देखें, तो क्वार्टरिंग एक्ट का खर्चा, जो क्वार्टरिंग एक्ट है, इसका मतलब है सैनिक जो रहेंगे उसका खर्चा अमेरिका के लोग देंगे।
और लास्ट में हमने बात की है टाउनशेड के कर की, और टाउनशेड के द्वारा 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा दिया गया, और ये पैसा जो आएगा ना, ये अमेरिका में तैनात ब्रिटिश गवर्नर और न्यायाधीशों की सैलरी पर खर्च होगा। तो फिर हमारे यहाँ भी तो धन निष्कासन का सिद्धांत आएगा। सर, हमारा सिलेबस तो करवा देते। कौन बोल रहे हैं? सिलेबस कंप्लीट करा नो, पढ़ो ना। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, आ जाओ। 10 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद ही मैं आपके आ रहा हूँ। विश्व इतिहास के बाद भारत का इतिहास। तो इस वाली क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर हम मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में, अमेरिका की क्रांति। तब तक के लिए धन्यवाद।